Welcome to the class. Today we are going to talk about words and phrases in English language. अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी भाषा का स्ट्रक्चर सीखने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वे हैं साउंड्स, वर्ड्स एंड sentences. A quick and clear understanding about how they work and how they combine with each other to make a sentence and therefore to make a discourse is very important for speaking English accurately. हर कोई एक्यूरेटली बोलना चाहता है, हर कोई फ्लुएंटली बोलना चाहता है और यही अंग्रेजी भाषा सीखने का गोल भी होना चाहिए। ये गोल इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही होना चाहिए कि हम फ्लुएंसी के साथ एक्यूरेटली जब दूसरों से बात करें तो अंग्रेजी बोल सकें और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आपकी भाषा एक्यूरेट हो जाएगी। आपकी भाषा एक्यूरेट होने से मतलब है कि आपके सेंटेंसेस अनग्रामेटिकल होंगे। आपके सेंटेंसेस जब अनग्रामेटिकल होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकल होने लगेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि तब लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तब सुनने वाले आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक्यूरेसी के सिग्निफिकेंस को बता रहा हूं। अच्छी तरह बोलने के लिए, अपनी बातों को अच्छी तरह से कह पाने के लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक्यूरेसी हम कैसे अचीव करें। एक्यूरेसी अचीव करने के लिए यही 3 पार्ट है जिस पर ध्यान देने की जरूरत होती है: साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है: साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक बार जब हम साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन के रूल्स को भी समझकर जब हम सबको एक साथ मिलाते हैं तब हम अच्छे स्पीकर दिखते हैं लोगों को। हम और क्या मिलाते हैं उसमें? हम ये मिलाते हैं कि हमको कहाँ क्या बोलना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक्यूरेटली बोलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ क्या बोलना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, वो भी आता है। और उसके साथ साथ हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि स्ट्रक्चर सीखने के लिए, ग्रामेटिकलिटी और एक्यूरेसी अचीव करने के लिए साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस पर ध्यान देना जरूरी होता है। साथ में आप रेगुलरली रोज कुछ न कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़िए, कुछ न कुछ सुनिए, जैसे अंग्रेजी में समाचार या फिर इंग्लिश मूवीज देखिए। तो जब आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और थोड़ा 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 करके रोज लिखिए अंग्रेजी में। ये तीनों चीज जब आप करेंगे और साथ में आप 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो कुछ समय बाद, कुछ समय से मेरा मतलब है कुछ दिनों के बाद, महीने, 2 महीने, कुछ महीनों के बाद आप अपनी भाषा में इसका असर देखना शुरू करेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए बहुत ही प्लेजेंट होगा। वहां तक पहुंचने के लिए आपके लिए ये करना जरूरी है। उसमें से आज हम आपके साथ एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो है साउंड्स और वर्ड्स और फ्रेजेस। जब हम साउंड्स को समझ चुके हैं और हम जानते हैं
कि साउंड्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन वर्ड्स और सेंटेंस के बीच में एक और चीज होती है, उसका नाम है फ्रेज। तो वर्ड्स और फ्रेज में क्या कॉमन है, क्या कनेक्शन है, और वो सेंटेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो जो चीजें हैं उसको पढ़िए। ये क्या है? द पोस्टमैन, अ पुलिसमैन, एन आर्किटेक्ट। इसमें उसकी इसी तरह से अ बॉय, द बॉय है, अ मैन, एन आर है। इसमें द, अ और एन, ये सारे डिटरमिनर्स हैं। इनको हम आम बोलचाल की भाषा में आर्टिकल्स भी कहते हैं। संक्षेप में एक चीज जानना जरूरी होता है कि इन तीनों में, जैसे द और अ और एन, ये डेफिनेट डिटरमिनर है और ये दोनों इनडेफिनेट डिटरमिनर्स हैं। डेफिनेट, इसके अलग रूल्स होते हैं और इन दोनों के इनडेफिनेट के अलग रूल्स होते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि इनडेफिनेट दो क्यों हैं, तो उसका बहुत ही छोटा सा कारण है कि जब फॉलोइंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट होता है, बिगिनिंग साउंड, तो अ का इस्तेमाल होता है। फॉलोइंग वर्ड्स के बिगिनिंग पोजीशन पर एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉवेल होता है, तो एन का इस्तेमाल होता है। सिंपल सी बात है। आ ऐसे होता है जब यहां पर एक कॉन्सोनेंट होता है, ऐसे हों वर्ड्स तो इसमें आ होता है, और एन तब आता है जब इसमें आपको वॉवेल हो इनिशियल पोजीशन पर। तो इतना ही अंतर होता है इस दोनों में। ऐसे ये दोनों एक ही चीज है, दोनों ही मिलकर डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये तो एक आर्टिकल के बारे में फुटनोट हो गया, लेकिन आज हम आपको इससे ज्यादा बताना चाहते हैं। तो ये इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कहीं पर द क्यों आता है, कहीं पर अ क्यों आता है, कहीं पर आयन क्यों आता है। ये ठीक है, लेकिन इसको देखिए, द एक वर्ड है और पोस्टमैन एक वर्ड है, पुलिसमैन एक वर्ड है, आर्किटेक्ट एक वर्ड है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारे लिए समझने के लिए। तो पोस्टमैन, पुलिसमैन, आर्किटेक्ट, ये सारे नाउन्स हैं। तो अगर आप ठीक से देखेंगे, तो जैसे हमने यहां लिखा है डिटरमिनर्स एंड नाउन्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास डिटरमिनर प्लस नाउन, ये दोनों मिल रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में। अ बॉय, द बॉय, अ मैन, एन आवर। यहां देखिए, ये जो रूल्स हमने आपको बताया, तो यहां इस वर्ड में म कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ है आया, और यहां पर आर में पहला साउंड क्या है? वावेल और कॉन्सोनेंट। तो यहां देखिए, यहां पर चूंकि ये पहला साउंड वावेल है, इसलिए एन आया। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। डिटरमिनर और नाउन मिलकर के क्या बनते हैं? ये एक फ्रेज बनता है। इसी को हम फ्रेज कहते हैं। मतलब एक वर्ड भी अपने आप में एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन फ्रेज टर्म का यूज हम तभी करते हैं जब हमको इस यूनिट में कोई और एलिमेंट आ सके, इसकी संभावना हो। जैसे डिटरमिनर है, तो ये दोनों मिलकर के एक नाउन, एक फ्रेज बनेगा। अब इस फ्रेज का कोई नाम होना चाहिए, तो इस फ्रेज का नाम
नाउन फ्रेज हो सकता है। और नाउन फ्रेज ही हो सकता है क्योंकि जो भी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है, वो फ्रेज उसी एलिमेंट के नाम से पहचाना जाता है। तो द पोस्टमैन में नाउन है क्योंकि नाउन अपने आप में, नाउन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप ये देखिए, नाउन अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन डिटरमिनर अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। डिटरमिनर सिर्फ नाउन्स के पहले आ सकता है। मतलब यह हुआ कि डिटरमिनर्स नाउन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डिटरमिनर एक क्लोज क्लास वर्ड है। ये तीन ही होती हैं पूरी भाषा में, सिर्फ तीन वर्ड हैं, तीन चीजें हैं जो डिटरमिनर्स हैं और वो सिर्फ नाउन के पहले आ सकते हैं। तो उनका एग्जिस्टेंस नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी वो नाउन के पहले आते हैं तो नाउन उस फ्रेज में इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, इसलिए हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। तो इस सारे एग्जाम्पल्स में आप जितना देख रहे हैं ये सभी नाउन फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो डिटरमिनर और नाउन मिलकर नाउन फ्रेज बनता है। नाउन फ्रेज में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी हम आपको दिखाएंगे उन चीजों को, लेकिन डिटरमिनर और नाउन मिलकर के नाउन फ्रेज बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और ये बात हुई कि फ्रेज में एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और उसके आपस में संबंध होने चाहिए। जैसे यहां नाउन और डिटरमिनर के बीच में एक क्लोज कनेक्शन है, इसलिए ये दोनों मिलकर नाउन फ्रेज कहलाए। यहां देखिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में आप क्या देखते हैं? पहले इनको पढ़िए। बिग बॉक्स, ब्राउन मंकी, थिक बुक, नाइस पर्सन, प्रेटी गर्ल, गुड गाय। ये जितनी भी आप देख रहे हैं, बॉक्स, मंकी, बुक, पर्सन, गर्ल, गाय, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि बिग, ब्राउन, थिक, नाइस, प्रेटी, गुड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या करता है? एडजेक्टिव्स डिटरमिनर की तरह क्लोज्ड क्लास नहीं है। एडजेक्टिव का अपना एक फंक्शन होता है जिसमें एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देता है हमको। ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव आता ही क्यों है? एडजेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इस दोनों के कॉम्बिनेशन में भी प्रोमिनेंस नाउन का ही है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, नाउन के साथ कंटिंजेंट होता है। नाउन एडजेक्टिव्स के ऊपर कंटिंजेंट नहीं होता है, इसलिए ये अभी भी नाउन फ्रेज कहलाएंगे। तो जब हमारे पास एडजेक्टिव्स और नाउन्स होते हैं तब भी हम उसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं। इसका एक और टेस्ट है। अभी आप समझ चुके होंगे कि इसको हमने नाउन फ्रेज क्यों कहा। नाउन फ्रेज इसलिए कहा कि ये एडजेक्टिव्स नाउन्स के ऊपर कंटिंजेंट है, नाउन्स के लिए आ रहे हैं, अदरवाइज उनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अपने आप में भी उनका लिटरल मीनिंग है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिए आपको और इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स में एडजेक्टिव्स का अस्तित्व नाउन के लिए होता है, नाउन के बारे में वो कुछ बताते हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम फिर भी नाउन फ्रेज कहेंगे, क्योंकि नाउन फ्रेज उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको स्टैब्लिश करने के लिए हम आपको एक और उदाहरण बता सकते हैं कि आप इस पूरे फ्रेज के आगे कोई डिटरमिनर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप कह सकते हैं यहां अ गुड गाय।
अ प्रटी गर्ल। आप कह सकते हैं द नाइस गाय। मतलब अगर ये नाउन फ्रेज है तभी इसके आगे डिटरमिनर्स का यूज हो सकता है। ध्यान से समझिए, डिटरमिनर्स का यूज इनके पहले तभी हो सकता है जब ये नाउन फ्रेज होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक खास रूल है कि डिटरमिनर्स और कहीं भी नहीं लगाए जा सकते, सिर्फ नाउन के आगे। नाउन फ्रेज। अब आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि नाउन्स के आगे लगाए जाते हैं या नाउन फ्रेजेस के आगे लगाए जाते हैं। इन एग्जाम्पल से तो क्लियर है कि हम नाउन फ्रेज के आगे लगाते हैं। ठीक है, तो द नाइस गाय, इससे ये दो चीजें यहां पर क्लियर होती है कि एक तो ये प्रेटी गर्ल, गुड गाय, नाइस गाय, ये सारे नाउन फ्रेजेस हैं, क्योंकि इनके आगे बिकॉज determiners can precede only noun phrases। और दूसरी चीज इससे ये क्लियर होती है कि डिटर्मिनर्स नाउन्स के आगे नहीं, नाउन फ्रेजेस के आगे लगाए जाते हैं। हमको देख करके लग सकता है कि नाउन के आगे लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो नाउन फ्रेज के आगे लगाया जाता है। अब आप फिर से वापस चलिए और देखिए, जब हम यहां पर देखते हैं द पोस्ट में, तो यहां पर ये डिटर्मिनर है और ये पोस्टमैन है। तो ये तो अपने आप में एक वर्ड है और ये नाउन है, लेकिन हम इस नाउन को अकेले में भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिटर्मिनर्स नाउन फ्रेजेस के पहले लगाए जाते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि वन वर्ड नाउन कैन ऑल्सो बी ए नाउन फ्रेज। आई होप दिस बिकम्स क्लियरर टू यू। हम आगे बढ़ करके देखते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस को समझने के लिए कुछ और बातों पर ध्यान दें। यहां देखिए, अब आप इन चीजों को पढ़ के देखिए, आप इससे फेमिलियर हैं। द टेबल, द क्लासरूम, अ बुक, एन एम्प्टी बॉक्स, अ बिग ब्राउन एम्प्टी बॉक्स। ध्यान से पढ़िए इनको। यहां पर आपके पास डिटर्मिनर है और नाउन है, यहां पर भी डिटर्मिनर है, नाउन है, यहां पर भी डिटर्मिनर है और नाउन है। आप चाहें तो इनको डिटर्मिनर और नाउन फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनर और नाउन फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। यहां तो निश्चित रूप से आपके पास डिटर्मिनर है और ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, और यहां पर भी आपके पास डिटर्मिनर है और ये पूरा का पूरा बिग ब्राउन एम्प्टी बॉक्स नाउन फ्रेज है। इसमें ये बॉक्स नाउन है, बिग ब्राउन एम्प्टी बॉक्स। ये एग्जाम्पल देकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एडजेक्टिव्स का काम नाउन मॉडिफिकेशन का होता है, नाउन के बारे में कुछ बताना होता है, लेकिन एक नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। मतलब कई सारे एडजेक्टिव्स मिलकर एक नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी सच है कि एक एडजेक्टिव कई सारे नाउन्स को अकेले मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक यूनिक रिश्ता होता है, जिसके बारे में हमने आपको फुटनोट के तौर पर बताया। तो ये आप देख रहे हैं डिटरमिनर और नाउन फ्रेज, जो आप पहले भी देख चुके। अब आप देखिए, ये ऑन, इन, अबाउट, इन, ये सारे आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है। इन सबको अंग्रेजी में हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, प्रेपोजिशंस। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेपोजिशंस प्लस
नाउन फ्रेज का कॉम्बिनेशन है। ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये प्रेपोजिशंस प्लस नाउन फ्रेज के कॉम्बिनेशन। इस तरह के उदाहरण, या चूंकि ये नाउन फ्रेज ऑलरेडी है और प्रेपोजिशन डिटरमिनर की तरह प्रेपोजिशन भी सिर्फ नाउन फ्रेजेस को प्रीसीड कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस कैन प्रीसीड ओनली नाउन फ्रेजेस, नथिंग एल्स। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि ये प्रेपोजिशंस और नाउन फ्रेज मिलकर एक फ्रेज बना सकते हैं, लेकिन इस फ्रेज को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि इस फ्रेज में, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन न्यूक्लियस में है और नाउन फ्रेज इसका कॉम्प्लीमेंट है। नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज बनने के लिए प्रेपोजिशन और नाउन फ्रेज का साथ आना बहुत जरूरी है, तभी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है। तो अगर इन सब को आप इकट्ठा देखेंगे, ऑन द टेबल ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द क्लासरूम ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसी तरह से इनको ये फ्रेज बनाते हैं ये भी इसलिए क्योंकि ये एक यूनिट बन जाते हैं सेंटेंस में, इसीलिए इसको हम फ्रेज भी कहते हैं। ये एक यूनिट है, मतलब एक चंक है। अबाउट अ बुक, इन एन एम्प्टी बॉक्स, इन ए बिग ब्राउन एम्प्टी बॉक्स। तो ये हमने आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताया। तो अभी तक हमने कितने फ्रेजेस के बारे में बताया? हमने वर्ड्स से चर्चा शुरू की थी और वर्ड्स के साथ साथ ये बताया कि ये फ्रेज कैसे बनते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, और अभी तक हमने नाउन फ्रेजेस के बारे में चर्चा की है और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में चर्चा की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फ्रेज है सेंटेंस बनाने के लिए। इनके बारे में जब हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट फ्रेज है। और इनको हम फ्रेज क्यों कहते हैं, वर्ड्स एक साथ मिलकर फ्रेज कैसे बनाते हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन, क्या संबंध हो सकते हैं, इन चीजों पर ध्यान देने से हमारी एक्यूरेसी कभी बिगड़ेगी नहीं और हम एक्यूरेसी जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए, कुछ और फ्रेजेस को ध्यान से देखिए और पहचानिए। अभी तक आप जितना जानते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में, उनके बेसिस पर आपके लिए यह पहचानना आसान हो जाएगा। मैं अभी क्लियरली ये बता सकता हूं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बाद में बताएंगे, कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर, इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंसेस क्यों नहीं है इसके बारे में आप फिगर आउट कर सकते हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं और किस तरह के फ्रेजेस हैं ये आप देखकर बताइए, क्योंकि अभी तक जितनी कुछ आप जानते हैं उसके बेसिस पर आप ये पहचान सकते हैं। मतलब कैसे पहचानेंगे? अभी अभी हमने बताया आपको कि द का इस्तेमाल कहां किया जाता है। आप सोचिए और देखिए कि वो क्या फ्रेज हो सकता है। तो द का इस्तेमाल कहां किया जाता है, और जब द आ जाता है तो वो भी अपने आप में एक फ्रेज बनाता है। मतलब ये हुआ कि द नाउन फ्रेज के पहले आता है, तो जो फ्रेज यहां है वो नाउन फ्रेज है, और द आने के बाद भी अपने आप में एक नाउन फ्रेज बनाता है। तो यहां हमारे पास अगर इसको पढ़ेंगे द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो नाउन फ्रेज है, एक द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश और दूसरा जो उसके अंदर है स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। इसको आप थोड़ा और ठीक से देखना चाहेंगे। इस नाउन फ्रेज के अंदर हम देखते हैं कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, वो है
ऑफ इंग्लिश। अभी हमने देखा कि प्रेपोजिशन नाउन फ्रेज के आगे आता है। नाउन मतलब prepositions precede noun phrases to make a prepositional phrase। अब अगर ये prepositional phrase है और ये preposition है तो ये क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो ये भी अपने आप में एक noun phrase है। अब आप काउंट करके देखिए कि इसमें कितने noun phrases हैं पूरे चंक में और कितने prepositional phrase हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें 1, 2, 3 नाउन फ्रेजेस हैं और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मतलब एक नाउन फ्रेज के अंदर 2 और नाउन फ्रेज हैं और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये फ्रेज का कंप्यूटेशन है। ये फ्रेज में फ्रेज का बनना है। इस तरह से फ्रेजेस और वर्ड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। आप देखिए इंग्लिश और ऑफ मिलकर के प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाया। ऑफ इंग्लिश ये इस नाउन फ्रेज का पार्ट है, स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, और ये बड़े वाले नाउन फ्रेज का पार्ट है, द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। तो इस पूरे फ्रेज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग चंक नहीं है, ये अलग अलग यूनिट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात हम तभी समझ पाते हैं जब हम नाउन्स, प्रेपोजिशंस, नाउन फ्रेजेस और प्रेपोजिशंस फ्रेजेस के अंदरूनी स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसी तरह से अब आप दूसरा वाला जो हमने आपको पहले करके दिखाया, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको करके देखिए। दूसरा वाला देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई। ये देखिए ये क्या है पूरा, और इसके अंदर में फ्रॉम चेन्नई क्या हो सकता है और इसके अंदर में चेन्नई क्या हो सकता है, इनको आप नाम दीजिए। उसी तरह से स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई। अब देखिए 1 और 2 को जब मिला दिया हमने, ये इसको अगर 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं, तो आपका जो तीसरा है वो 1 और 2 को मिलाने के बाद बना है, द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई। इसके बारे में ध्यान से देखिए। अब आप ये कैसे बन रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये इजी है कि यहां द शुरू में आ रहा है, तो द कहां आता है, अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। अब आप अंदर वाली चीजों को देखिए कि इसमें ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसके अंदर में ये एक दूसरा प्रेपोजिशन फ्रेज है, और ये इंग्लिश भी अपने आप में एक फ्रेज है, और इस फ्रॉम चेन्नई के अंदर में चेन्नई एक फ्रेज है। तो चेन्नई और फ्रॉम, चेन्नई नाउन फ्रेज है, फ्रॉम के साथ मिलकर के प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। इंग्लिश नाउन फ्रेज है, ऑफ के साथ मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। लेकिन इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई ये भी अपने आप में एक फ्रेज है, जिसके आगे ऑफ आता है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज फिर से बन गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, ये अपने आप में नाउन फ्रेज बना, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज इस नाउन फ्रेज का से जुड़ा हुआ है, और फिर इसके आगे द आता है। तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेटोरियली, मैथमेटिकली अलाइन होता जाता है और बड़ा चंक बनाता है। हमारे दिमाग में, इन आवर माइंड, that is in human mind, computation of words to make a larger chunk works this way। इसको देखिए, द स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई ऑफ इंग्लिश, ये ठीक फ्रेज नहीं लग रहा है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ठीक फ्रेज, ये स्टार का मतलब होता है अनग्रामेटिकल। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो गलत साउंड होंगे। तो हमको ये पता करना है कि ये गलत है क्यों, इसमें क्या अनग्रामेटिकल है, क्या गड़बड़ हो गया जो ये अनग्रामेटिकल हो गया। तो देखिए आप, स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो फ्रॉम चेन्नई वाला प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये दूसरा है ऑफ इंग्लिश, यहां देखिए यहां भी था स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई, ये ठीक था।
लेकिन जब इस दोनों का पोजीशन बदल देते हैं तो ये अनग्रामेटिकल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑफ इंग्लिश को स्टूडेंट के पास से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ऑफ इंग्लिश इस नाउन का कॉम्प्लीमेंट है। ऑफ इंग्लिश, ये जो सेकंड वाला है, इस नाउन का कॉम्प्लीमेंट है और उस दोनों का एक साथ रहना जरूरी है, स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। इसीलिए स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई कह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई भी कह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई ऑफ इंग्लिश नहीं कह सकते, इसलिए ये अनग्रामेटिकल हो गया। तो जब आपने ये देखा कि कौन सा फ्रेज किसके साथ आएगा और क्या होने से क्या हुआ जो वो अनग्रामेटिकल हो गया, अगर हम ये फ्रेजेस के बारे में नहीं जानेंगे तो इस फ्रेज की अनग्रामेटिकलिटी के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। और इसी तरह से देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चेन्नई विथ लॉन्ग हेयर, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ये वाला ऑफ इंग्लिश इस नाउन का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फ्रॉम चेन्नई विथ लॉन्ग हेयर ये सारे के सारे एडजंक्ट हैं। तो इसके समझने में, इस कंप्यूटेशन को समझने में हम ये भी देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक हो सकता है लेकिन एडजंक्ट कई हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का हेड के साथ जुड़ा रहना जरूरी है, हेड के पास रहना जरूरी है, लेकिन एडजंक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है। एडजंक्ट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट से दूर रहेंगे और कितने भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं जब हम कॉम्बिनेशन को समझते हैं, कंप्यूटेशन को समझते हैं, और इससे हम इन फ्रेजेस को जानते हैं और साथ में हमको पता चलता है वर्ड्स, जैसे साउंड्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं उसी तरह वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस कैसे बनाते हैं, और फ्रेजेस अपने आप में सेंटेंसेस के पार्ट्स कैसे होते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर देखिए, इस तरह के फ्रेजेस को अंडरलाइन कीजिए। जब आप पढ़ते हैं, कोई भी आधे घंटे के लिए पढ़ते हैं, 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए, उसमें फ्रेजेस पर ध्यान दीजिए, उसमें वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। आपका समझने की शक्ति बढ़ेगी और इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी जानकारी आपके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। साथ साथ आप इन चीज़ों के बारे में जानिए। ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश लिखना और ये ग्रामेटिकलिटी वाले साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के कंप्यूटेशनल रूल्स को समझना, ये सारा कुछ एक साथ मिलकर आपके सीखने की कोशिश को सबकॉन्शियस में कंबाइन करके अच्छी अंग्रेजी बनाएगा और इसी से आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। Until we meet next time, take care.